गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू हजेला आईएएस। हजेला आईएएस की डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस पे आप सबका स्वागत है। एज यू ऑल नो, इस सीरीज का नाम है न्यूज़पेपर से प्रश्न पत्र तक। ये आप डिसाइड करोगे कि वेदर दिस टाइटल इज जस्टिफाइंग माय क्लास और नॉट। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता दे रही हूँ कि हम करंट अफेयर्स को कवर कैसे करने वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू कवर फ्रॉम फर्स्ट न्यूज टू लास्ट न्यूज। एक चीज याद रखना, एग्जाम के लिए फर्स्ट न्यूज से लेकर के लास्ट न्यूज तक की पूरी खबरें हमारे एग्जाम में नहीं आने वाली है। हमें बहुत वाइसली डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी न्यूज हम डायरेक्ट अपने पेपर में यूज करने वाले हैं। सो आई एम गोइंग टू डू दैट जॉब फॉर यू। मैं न्यूज सेलेक्ट करके आऊंगी, उसे स्टैटिक से कनेक्ट करूंगी, उसके पीवाईक्यूज आपको दिखाऊंगी, देन वो न्यूज़ेस हम कवर करेंगे। ठीक है, न्यूज़पेपर में मोस्ट प्रोबेबली 5 से 6 न्यूज़ेस काम की रहती है जिनको आप प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में यूज कर सकते हो। नेवर फोकस ऑन जियोपॉलिटिकल न्यूज़ेस। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। और सेशन के एंड तक भी आपको वेट नहीं करना है। सेशन के मिड में यू विल डिसाइड कि ये जो टाइटल है न्यूज़पेपर से प्रश्न पत्र तक, वेदर दैट इज जस्टिफाइंग अवर क्लास और नॉट। ठीक है, तो आज की डेट है 13 जनवरी। हमारी फर्स्ट न्यूज है PSLV C62 strays from flight path, fails to launch satellite. PSLV that is पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये लॉन्चिंग व्हीकल C62 जिसका नाम है, ये थर्ड स्टेज में इसमें कुछ फेलियर आ गया, जिसकी वजह से हमारा ये मिशन सक्सेसफुल नहीं रहा। अब यूपीएससी क्या मुझसे इस पर C62 क्या है ये सब क्वेश्चन पूछेगा? द आंसर इज बिग नो। यू कैन सी पीवाईक्यूज, उसमें क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम से रिलेटेड। प्रीलिम से हम इस न्यूज को रिलेट कर सकते हैं। उसमें क्वेश्चन आते हैं हमारे ऑर्बिटल पाथ से। अगर मैं बात करूं, मेजरली न्यूज में आता है लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट क्या है, एंड द थर्ड वन इज जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, अर्थ से डिस्टेंस के बेसिस पर ये अर्थ ऑर्बिट्स डिसाइड किए जाते हैं। देखो, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अगर इससे 160 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर तक कोई सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं, किसी सैटेलाइट को यहां पर प्लेस करते हैं, उन्हें कहा जाता है लो अर्थ ऑर्बिट पर प्लेस्ड सैटेलाइट्स। याद रखना, ये एल्टीट्यूड ये पहले भी आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट की बात करूं तो यहां पर 2000 किलोमीटर से लेकर के 35,786 किलोमीटर तक का एल्टीट्यूड कंसीडर किया जाता है। अगर इस अर्थ ऑर्बिट पर मैं कोई सैटेलाइट प्लेस करती हूँ तो दैट इज कंसीडर्ड एज मिडिल अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट। थर्ड वन इज जियो स्टेशनरी या हाई एल्टीट्यूड अर्थ ऑर्बिट। इसमें क्या होता है, इसमें हम 35,786 किलोमीटर से अबव एल्टीट्यूड पर कोई भी सैटेलाइट अगर प्लेस करते हैं, दैट इज नोन एज जियो स्टेशनरी और हाई अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, यहां पर अर्थ ऑर्बिट्स हमने समझ लिया। अब बात कर लेते हैं लॉन्चिंग व्हीकल्स, दैट इज PSLV। बहुत सारी जनरेशन वाइज हमारी स्पेस एजेंसीज ने लॉन्चिंग व्हीकल्स बनाए हैं, SLV, ASLV, GSLV, PSLV। सो उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो लॉन्चिंग व्हीकल है दैट इज PSLV। इसे बोला जाता है इसरो का वर्क हॉर्स। वर्क हॉर्स इसीलिए बोला जाता है बिकॉज हम मेजर ऑफ द सैटेलाइट्स इसी लॉन्चिंग व्हीकल का यूज करके स्टेबल करते हैं या ऑर्बिट में उनको छोड़कर आते हैं। ठीक है, दैट्स वाई PSLV बोला जाता है इसे वर्क हॉर्स ऑफ द इसरो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी क्या हुआ, कंटिन्यू जो ये लॉन्चिंग व्हीकल है, थोड़ा सा और बेसिक फीचर देख लेते हैं कि ये थर्ड जनरेशन का लॉन्चिंग व्हीकल है। जैसे कि मैंने बताया SLV, ASLV, PSLV, GSLV। ठीक है, तो ये जो है ये थर्ड स्टेज का है। इसमें हम दो टाइप के फ्यूल्स यूज करते हैं, दैट इज लिक्विड एज वेल एज सॉलिड।
स्टेजेस में ये जो काम करता है ये 4 स्टेजेस में काम करता है। फर्स्ट स्टेज में इसमें सॉलिड फ्यूल यूज किया जाता है, देन लिक्विड, अगेन सॉलिड एंड देन लिक्विड। जो अभी C61 जो पिछले साल फेल हुआ और ये जो C62 जो इस साल रिसेंटली कल फेल हुआ, दोनों अपने थर्ड स्टेज में, दैट मीन्स लिक्विड फ्यूल के टाइम पर थर्ड स्टेज ऑफ द लैंडिंग में फेल हो गए। ठीक है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मुझे यहां बताना था कि हम यहाँ पर 2 फ्यूल्स यूज करते हैं और 4 स्टेजेस में PSLV काम करता है। थोड़ा सा इस न्यूज को मेंस की तरफ लेकर चलते हैं। होता क्या है, अभी स्पेस एजेंसीज में या हम स्पेस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। इंडिया कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट अगर इस तरह से हमारे कंटिन्यूअसली 1 बाय 1 में बैक टू बैक मिशंस फेल होंगे या हम लॉन्चिंग फेल करेंगे तो इससे ग्लोबल ऑर्डर में इंडिया की एक गलत इमेज बनेगी। अभी क्या करता है, इंडिया दूसरी कंट्रीज के भी सैटेलाइट्स लेकर के जाता है लॉन्च करने। तो अगर हमारे मिशंस फेल होंगे, यहाँ से ट्रस्ट ब्रेक होगा, यहाँ से इंडिया के जो फेल्यूअर्स हैं ये ग्लोब के सामने आएंगे। इससे हमारी स्पेस एजेंसी पर या स्पेस सेक्टर पर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। जो प्राइवेट सेक्टर है वो रिसेंटली स्पेस सेक्टर में आया है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को खींचना स्टार्ट करेगा अगर मिशंस फेल होंगे। एंड वी ऑल नो स्पेस सेक्टर में कितना हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, एज वेल एज उनका इंश्योरेंस भी कंपनीज नहीं लेकर के रखती हैं। दैट्स वाई हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि और आगे PSLV के या जो भी लॉन्चिंग हम कर रहे हैं या जो इसरो के मिशंस हैं वो फेल ना हो, ताकि प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज ग्लोबल ऑर्डर में भी इंडिया की एक पॉजिटिव इमेज बनी रहे। आने वाले समय में भी बाकी कंट्रीज इंडिया के स्पेस सेक्टर को यूज करें अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च वगैरह करने के लिए। इज इट क्लियर? ठीक है, फर्स्ट न्यूज इज डन। आगे चलते हैं सेकेंड न्यूज की ओर। पोल बॉडी स्टॉप्स एडवांस डिस्पर्सल ऑफ लड़की बहन एड इन महाराष्ट्र। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू मे थिंक कि मैम आपने ये न्यूज ली है। ये न्यूज ज्यादातर जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जो वीडियोस हैं, जो डेली करंट अफेयर लेकर के आएंगे, दे विल कंसीडर इट एज अ फ्लैश न्यूज एंड दे विल इग्नोर इट। बट बिलीव मी, ये न्यूज को हम कनेक्ट कर सकते हैं GS2 के सोशल जस्टिस से, विमेन एम्पावरमेंट से, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं डायरेक्ट अगर बात करूं तो आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से, फ्री बीस के कॉन्सेप्ट से, वेलफेयर के कॉन्सेप्ट से और जस्टिस के कॉन्सेप्ट से, ये इनको आप GS2 GS3 में फाइनेंशियल मेंटेनेंस या फाइनेंशियल इंक्लूजन से और ऐसे में एथिक्स में कंपैशन से, इन सारे टॉपिक से इस न्यूज को कनेक्ट कर सकते हो। नाउ मैम आप कैसे कनेक्ट करोगे, थोड़ा सा हिंट दो। पहली चीज, हम इस न्यूज में 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। पहला, फ्री बीस का कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड थर्ड वन इज MCC। पहले मैं आपको न्यूज बता रही हूँ। महाराष्ट्र में एक स्कीम चलती है दैट इज लड़की बहन एड। इसमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है विमेन्स को फ्री एड, या यूं कह लो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोवाइड करती है। ठीक है, अभी रिसेंटली वहां पर इलेक्शन का टाइम है, MCC लगा हुआ है, तो इस वजह से बोला गया कि अब आप इस चीज का डिस्पर्सल नहीं कर सकते हो, या जो आप प्री डिस्पर्सल कर रहे थे दैट इज इलीगल, दैट इज नॉट अलाइनिंग विद द MCC। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है, मैम ये जो आप बोल रहे हो कि लड़की बहन के तहत एड दिया जाता है, इस एड को बोला जाएगा फ्री बीज। नाउ द क्वेश्चन अराइज, मैम मेन से इस चीज को कनेक्ट करिए और बताइए कि फ्री बीज होता क्या है। पहला टॉपिक हमारा फ्री बीज का। देखो, कोई भी नॉन मेरिट गुड या फिर सर्विसेज
जिसको आप आइदर फ्री या फिर हाईली सब्सिडाइज्ड रेट में लोगों को दे रहे हो, दैट इज नोन एज फ्रीबीज। अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज जो रहती हैं वो इलेक्शन के पहले फ्रीबीज बांटती हैं। इसके अगर मैं एग्जांपल बताऊं फ्रीबीज के, तो लोन वेवर स्कीम, किसानों का कर अक्सर माफ कर दिया जाता है। एंड आपने देखा होगा ये जो लोन वेव आउट किए जाते हैं ये अक्सर इलेक्शन के पहले होते हैं, ठीक है। दूसरा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसमें विमेन्स को या वल्नरेबल सेक्शन को डायरेक्ट कुछ अमाउंट ऑफ मनी दिया जाता है, या फिर किसानों को भी। फॉर एग्जांपल किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए दिए जा रहे थे। सिमिलरली जो आज का टॉपिक है दैट इज लड़की बहन योजना में भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज फ्रीबीज। अब अगर मैं इसको इवेल्युएट करूं कि मैम इससे क्या हो रहा है, इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या यूं कह लो कि विमेन को फाइनेंशियल पावर मिल रही है, विमेन का एम्पावरमेंट हो रहा है। मैम ऐसा तो हो रहा है, आप कह रहे हो, ठीक है हम मान रहे हैं, बट क्या ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कर रहा है? क्या ये लड़की बहन योजना या जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी चीजें हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अलाइन होती है? द आंसर इज यस। देखो कैसे। पहला है आर्टिकल नंबर 38, जो बात करता है विमेन को लेकर के, जो बात करता है आर्टिकल 38 सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ठीक है। आर्टिकल 39A एंड E that talks about the livelihood and protection of women, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 46 दैट टॉक्स अबाउट द वीकर सेक्शन का प्रोटेक्शन, या वीकर सेक्शन के लिए हमें पॉलिसीज लानी है जैसे कि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके, ठीक है। ये सारी जो चीजें बताई दैट मीन्स आर्टिकल 38, 39 एंड 46, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ डीपीएसपीज, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब कि स्टेट को किस हिसाब से काम करना है वो इन प्रिंसिपल्स के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ये प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं? विमेन के प्रोटेक्शन और लाइवलीहुड के लिए काम करो, और जो वीकर सेक्शन है, विमेन्स आर कंसिडर्ड एज वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनके भी अपलिफ्टमेंट के लिए काम करो, उनके भी प्रोटेक्शन के लिए काम करो। तो यस, लड़की बहन योजना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मैच हो रही है, वो अलाइन हो रही है, पहली चीज। दूसरा, अगर मैं प्रियम्बल की बात करूं, प्रियम्बल में यू ऑल नो हमारा देश कैसा होगा, हम कौन सी आइडियोलॉजी के साथ बढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें मेंशन है। दैट इज प्रियम्बल के जस्टिस प्लस प्रियम्बल के डिग्निटी प्लस अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कह लो, और जस्टिस और डिग्निटी के कॉन्सेप्ट के साथ ये स्कीम लिंक हो रही है। दैट मीन्स कि ये स्कीम जो है वो सही है, सही काम कर रही है। अब अगर मैं इस स्कीम के प्रोज की बात करूं कि मैम आपने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अलाइन हो रही है, बट हमें बेनिफिट क्या हो रहा है, हमें इस स्कीम को कंटिन्यू क्यों रखना चाहिए, क्या बेनिफिट मिल रहा है? सो द फर्स्ट वन इज विमेन एम्पावरमेंट। आप हाउस होल्ड में विमेन को पावर दे रहे हो, जिससे अगर विमेन के पास मनी आएगा तो मनी के साथ साथ मनी ऑलवेज कम्स विथ पावर। तो घर के डिसीजन लेने में, हाउस होल्ड डिसीजंस में विमेन का एक इंपॉर्टेंट रोल नजर आएगा, जिससे विमेन एम्पावरमेंट होगी। दूसरा चीज, पॉवर्टी एलिवेशन। आप एक मेजर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है उन पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उनको मनी प्रोवाइड कर रहे हो, जिससे कि पॉवर्टी एलिवेशन हो सकता है। तीसरा, आप जो काम कर रहे हो दैट इज द ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट। ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कैसे? कि आपने अगर पैसा दिया तो बेसिकली पहला हम क्या सोच सकते हैं कि विमेन इंश्योर करेगी कि घर में खाना तीनों टाइम बच्चों को, मुझे और जो भी मैन है उनको मिल सके। दैट मीन्स न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी तो वो एजुकेशन की ओर बढ़ेगी, एजुकेशन होगा तो वो हेल्थ की ओर बढ़ेगी। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एंड द फोर्थ वन इज, आप एक तरह से इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट को भी अंजाम दे रहे हो। मैम इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट यहां पर कैसे काम कर रहा है? इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट ऐसे काम कर रहा है कि अगर आप पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हो विमेन को, तो इससे क्या होगा, विमेन वो पैसा लेकर के क्या करेगी, खर्च ही करेगी ना, सेविंग तो नहीं करेगी। क्योंकि सेविंग इंसान तब करता है जब उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती हैं। अगर वो खर्च करने जाएगी मतलब कि वो मार्केट में पैसा डालेगी, पैसा डालेगा दैट मीन्स वो डिमांड क्रिएट करेगी, डिमांड क्रिएट करने के बाद सप्लाई आएगी, दैट मीन्स यहाँ पर इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? You can connect this with the freebie with the major schemes of the government। ठीक है, अब ये दिख गया मैम सही सही। आप सिर्फ प्रोज की बात मत करो, मतलब कि हमेशा यूपीएससी में ध्यान देना कि हर एक चीज के ना दोनों पहलुओं को ध्यान दिया करो, तभी आप इवेल्युएट कर पाओगे कि वेदर दिस इज गुड और दिस इज बैड, या तभी आप एक बैलेंस आंसर लिख पाओगे। सो हमने बात की प्रोज की कि मैम ये अच्छा अच्छा होता है, बुरा क्या होता है? पहला चीज, आप जो डायरेक्ट बेनिफिट या जो फ्री बीज दे रहे हो वो आ रहा है फिजिकल स्ट्रेस के साथ। हमारी गवर्नमेंट का जो बजट आता है, जो फिस्कल जो पैसा आता है, जो टैक्स कलेक्शन होता है, वो आप ऐसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में नहीं ला सकते हो। कहीं ना कहीं उससे फिस्कल स्ट्रेस क्रिएट होता है, कहीं ना कहीं जो पैसा दूसरी चीजों में खर्च होना चाहिए वहां से उसका कट आउट करके आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या उसके बेसिस पर आप फ्री बीज ला करके दे रहे हो लोगों को। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज फिजिकल स्ट्रेस। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप फ्री बीज में पैसा डाल रहे हो, फ्री बीज के थ्रू लोगों को पैसा दे रहे हो, तो इसके किस चीज के उस पे इक्विवेलेंट पे, दैट इज ऑन द इक्विवेलेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, अगर पैसा डायरेक्टली आप 6,000 लोगों को नहीं ट्रांसफर करोगे, अगर डायरेक्टली पैसा नहीं दोगे, तो वो पैसा आप कहाँ खर्च करोगे? वो पैसा आप खर्च करोगे हेल्थ में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को इम्प्रूव करने में, वो पैसा आप न्यूट्रिशन में खर्च करोगे, वो पैसा आप एजुकेशन में खर्च करोगे, इंडिया के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को इम्प्रूव करने के लिए कि वर्ल्ड क्लास के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और वर्ल्ड क्लास की एजुकेशन इंडियन यूनिवर्सिटीज डिलीवर कर पाए, उनको रिसोर्सेस प्रोवाइड करने में खर्च करोगे। दैट मीन्स यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है। समझ में आया? एंड नाउ द थर्ड वन इज पॉपुलिज्म। अक्सर फ्री बीज का कॉन्सेप्ट इलेक्शंस के पहले लाया जाता है। इसमें आप वोट बैंक को मैनिपुलेट कर रहे हो, वोट बैंक को अपने साइड लाने की कोशिश कर रहे हो, वोट बैंक को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज फोर्थ, जो कि कौन का पॉइंट है, दैट इज द डिपेंडेंसी सिंड्रोम। डिपेंडेंसी सिंड्रोम मतलब क्या? एक ना कल्चर होता है कि अगर कोई पर्सन मेहनत करके अर्न कर रहा है तो उसके अंदर एक हैबिट इनकलकेट होगी, उसके अंदर एक हैबिट आएगी कि मुझे काम करना है, मुझे ग्रो करना है, तब जाके मैं कुछ अर्न करूंगा, और अर्न करने के बाद ही मुझे अपनी लाइवलीहुड को इजीली जी पाऊंगा। अब अगर आप नॉर्मली बिना कोई मेहनत किए, बिना किसी काम के, बिना किसी आउटपुट दिए, बिना किसी प्रोडक्शन के किसी को फ्री भी दे रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, या प्रोडक्ट दे रहे हो, या कैश ट्रांसफर कर रहे हो, तो इससे क्या होगा? इससे डिपेंडेंसी आएगी, इससे वो पर्सन भूल जाएगा कि मुझे काम भी करना है, उसको हैबिट पड़ जाएगी फ्री में खाने की बेसिकली। ठीक है, तो ये समझ में आया? ये सारे कॉन्स हैं। अब अक्सर सुप्रीम कोर्ट इस चीज को डिबेट में लेकर के आता है, दैट इज फ्री बीज वर्सेस वेलफेयरिज्म या फ्री बीज वर्सेस वेलफेयर। अगर मैं बात करूं वेलफेयर की,
तो वेलफेयर एक लेजिटिमेट चीज है। गवर्नमेंट ने भी बोला है कि भाई वेलफेयर तो तुम्हें करना है। गवर्नमेंट अगर आई है, गवर्नमेंट का मेन काम है वेलफेयर करना, बट फ्री वीज प्रोवाइड करना और वेलफेयर प्रोवाइड करने में, वेलफेयर करने में एक बहुत थिन लाइन है। ठीक है, वेलफेयर उन चीजों पर फोकस करता है जो लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट दे, जो लॉन्ग टर्म में हमें असेट्स बनाने में मदद करे, जिससे हमारी आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्री बीस का पैसा वेलफेयर करने के लिए स्कूल्स बना रहे हो, इंस्टीट्यूट्स बना रहे हो, अपने टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो इससे क्या होगा? इससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेट होंगे, वो लिटरेट होंगे, वो इंटेलेक्चुअल बातें करेंगे, वो इंडिया के एज अ रिसोर्स बन करके सामने आएंगे। तो ये फर्क है कि फ्री बीस में पैसा देने की बजाय आप वेलफेयर के नाम पर रियल में ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, जहां से रिटर्न है, जहां से आउटपुट आए। ठीक है, फ्री बीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन उठता है, मैम आपने इतना पढ़ाया, फ्री बीज और सारी चीजें हमें समझ में आ गया, सुप्रीम कोर्ट की बात कर ली हमने, सारा कुछ, ये सब आया कहाँ से? अभी जो पोल बॉडी है या जो महाराष्ट्र में इलेक्शंस हो रहे हैं, इस बीच फ्री बीज का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? दैट इज बिकॉज ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। दिस टॉक्स डायरेक्टली अबाउट द क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशंस। ठीक है, इसमें कई सारे रूल्स, इसमें कंडक्ट लिखा गया है जो कि बताता है इलेक्शन के दौरान क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है, अक्सर आरपीए के सेक्शन 123 से क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएससी के मेंस में। सेक्शन 123 का फर्स्ट क्लॉज बात करता है करप्ट प्रैक्टिसेस की, और उन करप्ट प्रैक्टिसेस में सबसे पहले लिखा गया है ब्राइबरी का कॉन्सेप्ट। अगर आप किसी भी पर्सन को डायरेक्टली कुछ पैसा दे रहे हो, कोई सर्विस दे रहे हो, दैट मीन्स आप वोटर को ब्राइब कर रहे हो, अपनी पार्टी को वोट करने के लिए ब्राइब आउट कर रहे हो, एंड दिस कैन बी द कॉज ऑफ डिसक्वालिफिकेशन। सिमिलरली सेक्शन 123 का क्लॉज 2 बात करता है, it talks about the undue interference, कि वोटर के ऊपर किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप वोटर के राइट को मैनिपुलेट कर रहे हो, उसे किसी भी तरीके से अपने तरफ वोट करने के लिए डाइवर्ट कर रहे हो, तो ये भी एक करप्ट प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है और ये भी कॉज बन सकता है डिसक्वालिफिकेशन का। ठीक है, फिर थर्ड वन इज 123 का सब क्लॉज 4 टॉक्स अबाउट द फॉल्स स्टेटमेंट during the campaign of elections. If any member is giving false statements, it can be cause for the disqualification. ठीक है, similarly जब भी इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो लगाता है MCC, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो एक सेट है, एक कंडक्ट का कोड है। मतलब कि एक टाइम पीरियड के दौरान जो भी मेंबर्स हैं वो किस तरह से बिहेव करेंगे, किस तरह से काम कर सकते हैं, दैट सेट ऑफ रूल्स आर अंडर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, एक चीज याद रखना, ये इसका कोई स्टैट्यूट नहीं है, इसे किसी भी एक्ट, किसी भी रूल्स के अंतर्गत नहीं लगाया जाता है। ये लगाया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि आरपीए का यूज करके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लगाती है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लगाते हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन, जिस दिन से डेट अनाउंस हो जाती है उस दिन से लेकर के टिल द रिजल्ट, जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ रहता है एक कंट्री में। ठीक है, इस बीच जो भी मेंबर्स रहते हैं, जो भी सरकार रहती है, उनको बोला जाता है कि आप कोई न्यू स्कीम नहीं लॉन्च कर सकते। ठीक है, ओल्ड स्कीम्स, जो कि स्कीम्स चल रही हैं, उनको आप कंटिन्यू कर सकते हो, बट न्यू स्कीम्स नहीं लॉन्च कर सकते।
फ्री बीज नहीं बांट सकते, और जो भी पब्लिक का पैसा है, मतलब कि गवर्नमेंट का जो पैसा है, उसे इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने के लिए, अपनी स्कीम्स को रन आउट करने के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं यूज कर सकती। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। नाउ आई थिंक यू आर क्लियर कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। आरपीए का सेक्शन 123 क्या होता है, जिससे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं मेंस में। फ्री बीस क्या होती हैं, और वेलफेयर क्या होता है। ना यहाँ पर ये सही टाइम है मेरा क्वेश्चन करने का कि क्या जो इस सेशन का नाम है दैट इज न्यूज़पेपर से प्रश्न पत्र तक, क्या ये सही है? कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। दैट इज द सीबीआई इंटरोगेट्स विजय फॉर 6 आवर्स इन दिल्ली इन तमिलनाडु स्टैम्पेड केस। अब ये एक केस हुआ, यहाँ पर दिल्ली में विजया को 6 आवर्स के लिए सीबीआई ने इंटरोगेट किया। कोई भी नॉर्मल पर्सन होगा इस न्यूज को छोड़ के आगे बढ़ जाएगा कि भाई ये नॉर्मल सी न्यूज है, यहाँ से यूपीएससी क्या ही क्वेश्चन उठाएगा। बट हियर कम्स द रोल ऑफ एन एनालिस्ट। वो आपको समझाएगा कि सीबीआई क्या चीज है। ये न्यूज किसी काम की नहीं है, बट यार सीबीआई एक बॉडी है जो कि काम की है, जिससे कि प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, ना सिर्फ प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे कि सीबीआई क्या है। चलो मुझे बताओ, सीबीआई क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कैसी बॉडी है? कमेंट सेक्शन में बताओ। द आंसर इज ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये इंडिया की एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। ठीक है, अगर इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, 1941 के टाइम पर स्पेशल पुलिस एक्ट, दिल्ली का स्पेशल पुलिस एनफोर्समेंट एक्ट आया था, उसके थ्रू सीबीआई को बनाया गया था। 1963 में इसका नाम दिया गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, बेसिकली इंडिया में अलग अलग केसेस की बात करूं, जैसे कि फर्स्ट वन इज इकोनॉमी से रिलेटेड केसेस, स्पेशल टाइप ऑफ केसेस, या कोई बड़े क्राइम्स, इन सब की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीबीआई काम करती है। ठीक है, पहला चीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि सीबीआई दिल्ली में तो फ्रीली काम कर लेती है विदाउट एनी परमिशन, बट स्टेट्स में काम करने के लिए उससे पहले स्टेट का कंसेंट लेना पड़ता है। स्टेट्स के कंसेंट के बाद ही स्टेट सीबीआई उस इशू में स्टेट में घुस सकती है, वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ये कंसेंट स्टेट से मिला होना चाहिए या फिर कोर्ट से कोई इशू हो जाना चाहिए। ठीक है, इन केसेस पर सीबीआई काम करती है। इज इट क्लियर? समझ में आया? सीबीआई से भी कई बार मेंस में क्वेश्चन आ चुका है कि यार ठीक है आपने सीबीआई बनाई है, इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है, बट इसके पास इनफ पावर्स नहीं है। ठीक है, तो उसको आप कोशिश करना अटेम्प्ट करने की। जो आज मैंने सीबीआई कवर किया है दैट इज प्रीलिम्स ओरिएंटेड। प्रीलिम्स में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसको अपन ने कवर किया। अब चलते हैं अगली मेजर न्यूज पर। दैट इज इंडिया टू बी इनवाइटेड टू ज्वाइन यूएस लेड पैक्स सिलिका। अब ये पैक्स सिलिका क्या है? अगेन दिस इज ओनली प्रीलिम्स ओरिएंटेड न्यूज। पैक्स सिलिका यूएसए के द्वारा स्टार्ट किया गया एक स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव है, जिसमें यूएसए कोशिश कर रहा है क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स प्लस एआई, इन तीनों चीजों का रेजिलिएंट और एरर फ्री सप्लाई चेन बनी रहे, बेसिकली सिलिकॉन की। ठीक है, इसलिए यूएसए ने एक इनिशिएटिव चालू किया है पैक्स सिलिका, जिसमें कि मेजर कंट्रीज की बात करूं, यूएसए, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल,
नीदरलैंड्स, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ये सारे इसके मेंबर्स हैं जिन्होंने इस इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है, और यूएसए ने इंडिया को भी इनवाइट किया है ये ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, पैक्स सिलिका। अब एक चीज या समझो, अगर करंट सिचुएशन देखें, सेमीकंडक्टर्स, टेक्नोलॉजी, एआई, इन सब का दौर चल रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर्स पर चाइना का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। तो चाइना के उस डोमिनेंस को कम करने के लिए यूएसए ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। ठीक है, बेसिकली सेमीकंडक्टर की रेजिलिएंट सप्लाई चेन बनी रहे, सिक्योर एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन को इंश्योर करने के लिए यूएसए ने पैक्स सिलिका नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ठीक है, समझ में आया? नाउ नेक्स्ट न्यूज, अर्ली इन्वेस्टमेंट इन चिल्ड्रन द की टू इंडियाज फ्यूचर। अगेन जो ये टॉपिक है ये आपके GS2 एजुकेशन एंड GS3 इन दोनों से आप इस टॉपिक को लिंक कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे। ये एडिटोरियल बात करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट की। अर्ली चाइल्डहुड केयर और डेवलपमेंट मैम, देखो जो बेबी के या बच्चे के स्टार्टिंग के 1000 डेज रहते हैं उसमें उसका सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है, चाहे आप फिजिकल ग्रोथ की बात करो, चाहे आप उसके कॉग्निटिव स्किल्स की बात करो, चाहे आप उसके इमोशनल कंट्रोल की बात करो। ठीक है, या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करो। एक जो बच्चा रहता है वो अपने स्टार्टिंग के 1000 डेज में ही ग्रो कर रहा होता है, उसी में उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका ब्रेन डेवलपमेंट होता है। ठीक है, एंड दीज थिंग्स आर नॉट जस्ट जनरली हवाबाजी। न्यूरो साइंस के एविडेंस के बेसिस पर मैं ये बात कर रही हूँ कि 0 to 100,000 डेज ऑफ द फर्स्ट ईयर्स ऑफ द बेबीज उनका फिजिकल ग्रोथ, कॉग्निटिव स्किल्स, इमोशनल कंट्रोल और ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर तुम देखोगे तो इंडिया के पास है डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, मतलब कि इंडिया के पास जो वर्किंग एज में पॉपुलेशन है, दैट मीन्स 15 to 60 ईयर्स, ये हमारे पास एज कंपेयर टू डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज्यादा है। वर्किंग लोग हमारे पास ज्यादा है डिपेंडेंट लोगों से, बट अगर हमें अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को कंटिन्यूअसली अपने प्रॉफिट के लिए यूज करना है, एज अ रिसोर्स यूज करना है, तो हमें उन पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन टर्न इनटू डेमोग्राफिक डिजास्टर। अगर आप ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन पर, हेल्थ पर, न्यूट्रिशन पर नहीं ध्यान दोगे, तो क्या होगा? ये डेमोग्राफिक डिविडेंड कभी भी डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, सो पहली चीज समझ में आई मैम, जो एलिमेंट्री चाइल्डहुड केयर है वो क्या होती है। न्यूरोसाइंस के एविडेंस के बेसिस पर बेसिकली फर्स्ट 1000 डेज में कौन कौन सी ग्रोथ एक बच्चे के अंदर होती है। दूसरा, ये इसका हम बात ही क्यों कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ मेकिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड यूजफुल। अब दूसरी चीज, अगर आप उसे यूजफुल नहीं बनाओगे तो क्या होगा? इंडिया का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं होगा, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में ये हमारी मदद नहीं करेंगे। दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू बर्डन। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैम, इन सब के पहले आप हमें ये बताइए कि चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है फ्रेगमेंटेड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट का।
आप केयर तो कर रहे हो, आप पोषण अभियान चला रहे हो, आप आंगनवाड़ी सेंटर बना रहे हो, बट दैट ऑल आर फ्रेगमेंटेड. मल्टीपल मिनिस्ट्रीज, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं, सेम काम कई सारे लोगों में डिवाइडेड है. यहाँ पर चीजें ओवरलैप हो रही हैं. ओवरलैप होने की वजह से इफेक्टिवली आउटपुट नहीं जनरेट हो पा रहा है. जो हमारी आंगनवाड़ीज हैं, दे आर ओवरबर्डन्ड. ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे पास ट्रेन्ड मैन पावर की कमी है. ठीक है, तो अब मैम आपने बात कर ली, चैलेंजेस की बात कर ली, क्यों जरूरी है ये बात कर ली, क्या है ये भी बात कर ली. अब आप हमें बताओ कि हमें सॉल्यूशन क्या करना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं. पहला चीज, आप इंटीग्रेटेड पॉलिसी लाओ. मतलब कि टॉप टू बॉटम अप्रोच, बॉटम टू टॉप अप्रोच लाओ. कहाँ से लेकर के स्टार्ट करना है और एंड तक एक मेथड हो, एक लाइन में चीजें अलाइंड हो कि कौन सी चीज किस मिनिस्ट्री के द्वारा टैकल की जाएगी, कौन सा एज ग्रुप क्या करेगा, इस तरह से. ठीक है. दूसरा चीज, अपने मैन पावर को ट्रेंड करो. आंगनवाड़ी में जो आशास वर्क कर रही हैं, दैट दे आर नॉट टू मच ट्रेन्ड, दे आर नॉट टू मच एजुकेटेड. उन्हें बेसिक एजुकेशन दी गई है, उन्हें बेसिक चीजें सिखाई गई हैं, बट इंडिया नीड्स मोर देन दैट. तीसरा चीज, पेरेंटल अवेयरनेस. पीपल यूज टू से कि अभी तो छोटा है, नो नीड टू लर्न, बट पेरेंट्स को भी अवेयर करने की जरूरत है कि जो अर्ली चाइल्डहुड है, जो स्टार्टिंग के ईयर्स रहते हैं अप टू 15 ईयर्स, उसी में ब्रेन डेवलप कर रहा होता है, उसी में ब्रेन हैबिट्स को बनाता है, उसी से एक ह्यूमन का नेचर डेवलप होता है. दैट मीन्स वही एक परफेक्ट एज है टू लर्न, जो हम इग्नोर कर देते हैं. अभी तो छोटा है, अभी क्या सीखेगा. दैट इज वेरी बैड थिंग. हमें स्टार्टिंग में ही सिखाना है, लर्न करवाना है, चीज़ों को लर्न करने की, चीज़ों को सीखने की हैबिट डेवलप करनी है. ओके, सो द नेक्स्ट न्यूज इज अर्ली इन्वेस्टमेंट इन चिल्ड्रन द की टू इंडियाज फ्यूचर. इस एडिटोरियल को आप कनेक्ट कर सकते हो GS2 एंड GS3 से, दैट टॉक्स अबाउट द एजुकेशन एज वेल एज स्किल्स. ठीक है, तो ये एडिटोरियल बात करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट की. दिस मीन्स फ्रॉम 0 to 1000 days ऑफ चाइल्ड. जब एक बेबी बॉर्न होता है, जब एक बच्चे का जन्म होता है, तो उसके 0 से लेकर के 1000 days तक उस बच्चे का बेसिकली डेवलपमेंट होता है. पहला, फिजिकल ग्रोथ. देन उसके अंदर आती हैं कॉग्निटिव स्किल्स. अगर तीसरी बात करें तो उसमें होता है उसके ब्रेन का डेवलपमेंट. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द इमोशनल कंट्रोल, और यू कैन से इमोशनल कंट्रोल. ठीक है, देखो, सिर्फ हवाबाजी की बात नहीं चल रही है. न्यूरो साइंस एविडेंसेस के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि एक बच्चे की जो ग्रोइंग एज रहती है, यहाँ पर बात की है अर्ली चाइल्डहुड केयर की, 1000 स्टार्टिंग से लेके 1000 days तक. फिजिकल ग्रोथ, कॉग्निटिव स्किल्स, ब्रेन डेवलपमेंट एंड इमोशनल कंट्रोल, ये सारी चीज़ें उस टाइम पर ही डेवलप होती हैं. ठीक है, और तो और हम बात करते हैं कि एक बच्चे की लर्निंग एज रहती है अप टू 15 years. इस बीच बच्चे की हैबिट्स, नेचर, बिहेवियर, सब कुछ पूरी लाइफ टाइम के लिए क्रिएट होता है. उस टाइम पर ही बेसिकली हम थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं कि अभी तो छोटा है, बट दैट इज नॉट गुड थिंग. यहाँ पर जरूरत है हमें अर्ली चाइल्डहुड केयर डेवलपमेंट पर ध्यान देने की. कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, पहला सबसे बड़ा चैलेंज कि गवर्नमेंट स्कीम्स तो चला रही है, बट दैट आर फ्रेगमेंटेड.
फ्रेगमेंटेड कैसे है? मल्टीपल मिनिस्ट्रीज, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। दूसरा, जैसे कि आंगनवाड़ी वगैरह काम कर रहे हैं फॉर द अर्ली चाइल्डहुड केयर, बट दे आर ओवरबर्डन तो है ही है, साथ के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप भी है। जो रिक्वायर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज नॉट इवन फुलफिल्ड। तीसरा चीज, पेरेंटल अवेयरनेस, या यूं कह लो पेरेंटल इग्नोरेंस। सो ये सारे चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट पर रिक्वायर्ड ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे ह्यूमन कैपिटल पर जितना रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है वो हम नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम अर्ली स्टेज में ही ध्यान देंगे, उन पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो दैट विल बी यूजफुल फॉर अस। अब क्वेश्चन उठता है, मैम हाउ दैट विल बी यूजफुल फॉर अस। पहली चीज, वी ऑल नो इंडिया में है डेमोग्राफी डिविडेंड, ठीक है। मतलब कि इंडिया की जो वर्किंग पॉपुलेशन है फ्रॉम 15 to 60 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, दैट इज मोर एज कंपेयर टू डिपेंडेंट पॉपुलेशन। बट ये वर्किंग पॉपुलेशन हमारे लिए तभी यूजफुल रहेगी ओनली व्हेन वी हैव इन्वेस्टेड ऑन देम। उनके एजुकेशन पर, उनके हेल्थ पर, उनके न्यूट्रिशन पर अगर इन्वेस्टमेंट किया गया है, तभी दैट डेमोग्राफिक डिविडेंड विल बी यूजफुल फॉर इंडिया। अदरवाइज दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेमोग्राफिक डिजास्टर, ठीक है। अब हमने चैलेंजेस देख लिए, हमने देख लिया इंपॉर्टेंस क्या है। अब क्वेश्चन उठता है, मैम सॉल्यूशन क्या है, हमें करना क्या है? पहली चीज, आप इंटीग्रेटेड पॉलिसीज लाओ, जो फ्रेगमेंटेड चीजें हैं उनको इंटीग्रेट करो। सेकंड, पेरेंटल अवेयरनेस करो, पेरेंट्स को अवेयर करो कि लर्निंग एज एक्चुअली में होती क्या है, उसमें डेवलपमेंट और केयर क्यों नेसेसरी है। थर्ड वन इज आंगनवाड़ीज को ट्रेन करो, जो आपकी अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उनके डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, जो उनके न्यूट्रिशन पर, उनकी एजुकेशन पर फर्स्ट पर्सन है जो काम कर रहे हैं, उनको ट्रेन करो। तब जाके वो हमारी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, तब जाके वहां से हमें रिटर्न मिलेगा, ठीक है। अब ये तो ठीक है, हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज देखते हैं कि गवर्नमेंट जो अभी पॉलिसीज चला रही है, वो चला रही है सर्वाइवल सेंट्रिक। मतलब कि सरकार पोषण अभियान चला रही है, सरकार ने राइट टू एजुकेशन दे रखा है, बट दीज आर मेयरली फॉर द सर्वाइवल। गवर्नमेंट को शिफ्ट होना पड़ेगा फ्रॉम द सर्वाइवल सेंट्रिक टू डेवलपमेंटल सेंट्रिक। सिर्फ सर्वाइवल पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है सरकार को लोगों के डेवलपमेंट पर, ताकि अगर इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हो तो वहां से प्रोडक्शन तो आए, वहां से आउटपुट तो आए, तभी तो इन्वेस्टमेंट का कुछ मतलब निकलेगा, ठीक है। सो ये थी न्यूज। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ बिल दैट रीइमेजिन्स हायर एजुकेशन रेगुलेशन। यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, ठीक है, जिसने हमारे हायर ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की बात की। पार्लियामेंट में एक नया बिल लाया गया है, दैट इज भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025। अब एक चीज समझना, पार्लियामेंट में कई सारे प्रपोजल्स लाए जाते हैं कि हमें ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, और उन प्रपोजल्स को बिल बोला जाता है जब वो पार्लियामेंट की टेबल में रखे जाते हैं। जब ये बिल्स मेजॉरिटी के साथ पास हो जाते हैं, तब इन्हें बोला जाता है एक्ट्स। और ये प्रपोजल्स जब तक एक्ट नहीं बनते तब तक हमारे लिए उतनी यूजफुल नहीं है। दैट्स वाई भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल का बेसिक प्रोविजन हम देखेंगे, डीप स्टडी नहीं करेंगे। बेसिकली है क्या कि जो हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम है, वी ऑल नो भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, पढ़ने वाले बच्चे बहुत अधिक हैं, दैट मीन्स यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस सब भर भर के खुल रहे हैं, थाउजेंड्स यूनिवर्सिटीज प्रेजेंट है भारत में जो काम कर रही हैं। बट बिकॉज ऑफ
मल्टीपल रेगुलेटर्स, मल्टीपल पेपर वर्क, इसकी वजह से वो क्वालिटी पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। दैट्स वाई जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो फील्ड में स्टूडेंट को रेडी करके भेजने में कैपेबल नहीं है। दैट मीन्स अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकला भी है तो भी जरूरी नहीं है कि वो फील्ड में काम कर लेगा। कहीं ना कहीं स्किल्स की कमी देखी जाती है, कहीं ना कहीं ग्रूमिंग करनी पड़ती है, अलग से कोर्सेस, अलग से ट्रेनिंग, उसके बाद जाके वो फील्ड रेडी बन पाता है। सो इस चीज़ को हटाने के लिए, हायर एजुकेशन सिस्टम के ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भारत शिक्षा अनुस्थान बिल 2025 लाया गया है। ठीक है, जब ये एक्ट बनेगा हम इसके पॉइंट बाय पॉइंट प्रोविजंस जो भी यूपीएससी के लिए जरूरी होंगे उसे कवर कर लेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज हाउ ट्रम्प इज वायोलेटिंग इंटरनेशनल लॉ। अभी रिसेंटली ट्रम्प ने क्या किया है, वेनेजुएला के हेड ऑफ द स्टेट को अपने अंडर में लाया है। ठीक है, अब ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, बट क्या किसी ने क्वेश्चन किया? द आंसर इज नो। यही सिचुएशन अगर कुछ टाइम पहले हुई होती, दैट मीन्स जब यूएसएसआर था तब हुई होती, तो डेफिनेटली यूएसए अगर किसी इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ जाता तो यूएसएसआर प्रेजेंट था उस चीज को चैलेंज करने के लिए। ठीक है, अब ये पूरी एक पॉलिटिकल न्यूज है, इसका मुझे कहीं पर भी यूज नहीं होने वाला है यूपीएससी में, बट यहां से हम एक मेजर कॉन्सेप्ट समझेंगे, दैट इज मल्टीपोलर वर्ल्ड। अगर ग्लोबल ऑर्डर में पावर का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ रहता है, पावर एक जगह पे सेंटर्ड नहीं रहती है, तो एक्सप्लॉयटेशन की चांसेस, इंटरनेशनल रूल्स के वायलेट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। बट अगर पावर कहीं पे सेंट्रिक है, किसी की हेजीमनी स्टैब्लिश है, किसी ने पावर को कंट्रोल करके रखा है, पूरा वर्ल्ड उनकी बातों को मान रहा है, तो वहां पर एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो यहाँ से कॉन्सेप्ट समझना कि अगर हमें ग्लोबल ऑर्डर को प्रॉपर फंक्शन करना है, कि हमारा ग्लोबल ऑर्डर अच्छे से काम कर रहा है, दैट मीन्स हमें मल्टीपोलर वर्ल्ड पर फोकस करना चाहिए, ना कि पावर के कंसंट्रेशन पे। बी इट यूएसए, बी इट चाइना और बी इट यूएसएसआर, कोई भी एक कंट्री होगी, अगर उसने पावर का कंसंट्रेशन किया, देन दैट विल अल्टीमेटली लेड टू एक्सप्लॉयटेशन। वहां से एक्सप्लॉयटेशन होना ही होना है। सो इफ वी वांट कि एक्सप्लॉयटेशन ना हो, वी मस्ट फोकस ऑन मल्टीपोलर वर्ल्ड। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज, आज का इतना ही था न्यूज जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट था। नाउ आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से हम न्यूज़पेपर को कवर करने वाले हैं, क्यों हमारे लिए ये सेशन जरूरी है, और क्यों हजेला आईएएस या ट्विंकल मैम हमारे लिए जरूरी है न्यूज़पेपर एनालिसिस को कवर करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो हमें ले चल रही हैं न्यूज़पेपर से लेकर के प्रश्न पत्र तक। आई एम गिविंग यू ऑल दैट कंटेंट, दैट मटेरियल जो कि आप अपने मेंस में यूज कर पाओ, जो कि आप प्रीलिम्स में सही आंसर तक पहुंचने में इस्तेमाल कर पाओ। दैट्स व्हाई वी आर डिफरेंट एंड यू हैव टू चूज अस। वरना तो यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं, हर कोई कंटेंट ला रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन की, न्यूज़पेपर की डंपिंग कर रहे हैं, आपके ब्रेन को ओवरलोड कर रहे हैं। एंड बिलीव मी, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जितना लिमिटेड, जितना क्वालिटी कंटेंट तुम्हारे ब्रेन में होगा, उतना बेहतर तुम उसे प्रोड्यूस कर पाओगे। एंड इट मैटर्स कि तुमने अगर लिमिटेड कंटेंट रखा है तभी तुम उसे प्रोड्यूस करोगे, अदरवाइज वो नॉलेज भरता ही चला जाएगा और उसे तुम अपने मेंस में प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। अल्टीमेटली एग्जाम क्वालिफाई करने में तुम्हें दिक्कत जाएगी। दैट्स व्हाई लिमिटेड, सिंपल, इजी, एग्जाम सेंट्रिक, पीवाईक्यू सेंट्रिक, सिलेबस सेंट्रिक पढ़ाई करो, मत करो खुद को डंप इंफॉर्मेशन से। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज, the representation of the Peoples Act 1951 plays a crucial role in ensuring free and fair elections in India. आरपीए एक्ट 1951 जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने में क्या रोल प्ले करता है, ये हमें ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया
आरपीए का 123 एक्ट को आप डिस्कस करो, सेक्शन 123 1 2 एंड 4 सबको डिस्कस करो, बताओ किस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने में आरपीए का रोल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with reference to the announcement of welfare schemes and distribution of benefits, consider the following statement. आरपीए एक्ट के तहत डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट्स और प्रोमिसेस टू इंड्यूस वोटर्स कैन अमाउंट टू करप्ट प्रैक्टिसेस। आंसर इज करेक्ट, मतलब कि ये बात की जा रही है सेक्शन 123 के 1 की बात, जिसमें करप्ट प्रैक्टिसेस दैट मींस ब्राइबरी का हमने डिस्कशन किया। Next one is, the model code of conduct prohibits the continuation of all ongoing welfare schemes once elections are announced। यहां पर कीवर्ड है all। कभी भी एमसीसी पूरी स्कीम्स को बंद करने की बात करता ही नहीं है। हम सब जानते हैं न्यू स्कीम्स भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की परमिशन के बाद लाई जा सकती हैं, और ऐसी स्कीम्स जिनका पहले से पैसा डिस्पर्स हो चुका है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज, अनाउंसमेंट ऑफ न्यू वेलफेयर स्कीम्स इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल आउटले ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड जनरली रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट सही है, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज 1 and 3, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। होप कि आपको सेशन पसंद आया। अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करो। कल मिलते हैं लाइव 12 बजे। थैंक यू सो मच।